हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो टाइप्स के ऑसिलेटर पढ़ने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और दूसरा है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का अलग से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उससे पहले ये समझिए ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी ये कोई दो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैं खींचूंगी स्प्रिंग को, तो ये स्ट्रेच होगा, कितना ही खींच लो इसको, ये स्ट्रेच हो जाए और उसके बाद कंप्रेस, मतलब अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, और कितना ही इसको कंप्रेस कर लो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसको स्ट्रेच करने पर वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बीच में से। आप इसको कितना ही स्ट्रेच कर लीजिए, अगर मान लीजिए ये स्ट्रेच हो जाता है और बॉन्ड टूटता नहीं है ए और बी के बीच वाला, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO। और अगर दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने वाले हैं आज हम, जहां पर बॉन्ड को कितना ही स्ट्रेच करो बॉन्ड बीच में से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं हम तो हुक्स लॉ आता है हमारा। प्रीवियस वीडियो में मैंने हुक्स लॉ के बारे में समझाया, पूरा उसको मैंने डिस्क्राइब किया है, अच्छे से डिस्कस किया वहां पर। तो आज हम उसी हुक्स लॉ को यूज करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ आज, वहां मैंने समझाया था, आज मैं हुक्स लॉ को डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। F इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस KX। माइनस क्यों आया, K क्या है, F रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं ये सब मैं वहां पर आपको समझा चुकी हूँ। तो F क्या है, माइनस KX। माइनस क्यों लगाया ये वहां पर बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर F जो है रिस्टोरिंग फोर्स, K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और X क्या है, X समझिए X है, हालांकि वहां बता चुकी हूँ, बट एक बार देख लीजिए X क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन से विस्थापन। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ए, ये दो एटम है, मैंने इनको एक बार स्ट्रेच किया है और एक बार क्या किया है, कंप्रेस किया है। ठीक है, तो जहां पर बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर इक्विलिब्रियम या RE कहलाएगी। कई बुक्स में RE भी लिखा रहता है। और ये जो है, जब मैंने स्ट्रेच और कंप्रेस किया, इसको मैं R बोल रही हूँ, इस बॉन्ड लेंथ को, है ना, गैस डिस्टेंस को। अब देखिए, मैंने कल के वीडियो में मैंने ग्राफ समझाया था आपको, इस तरह से ग्राफ क्यों आया, कैसे आया, बस हल्का से ये देख लीजिए X क्या है। देखिए, ये एनर्जी है और ये R है। यहाँ पर जो बीच वाली पोजीशन जहां एनर्जी मिनिमम है, उसको क्या बोला था कल मैंने, R इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैं सपोज कि एक A और B मॉलिक्यूल, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, R इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ तो ये यहाँ पहुंच गया B, A यहाँ मान लीजिए आप, तो इसकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है या डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये हो गया। अब एक बार इसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, B इधर ही पहुंच गया, कंप्रेस करना तो B इधर पहुंच गया, A B। और ये जो दोनों डिस्टेंस है उनको R बोला और इसको बोला R इक्विलिब्रियम। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको R इक्विलिब्रियम, और ये इसको R। तो यहाँ पर X क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए, अगर मैं स्ट्रेच करूंगी, क्या करूंगी, स्ट्रेच, तो स्ट्रेच की जब बात करोगे तो X क्या होगा, देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये वाली। ठीक है, तो कितना ज्यादा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इतना ज्यादा है ना, यानी कि R माइनस RE। X क्या हो गया इस पोजीशन में, R माइनस RE। अब मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी है, इतनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, और मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, यानी कि RE में से अगर R को X बराबर RE माइनस R, जब कंप्रेस किया तो RE में से R को घटा दोगे, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतना हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना। समझ में आ गई, यानी कि X क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना आगे गया और कितना पीछे गया। इतना तो जब हमने स्ट्रेच किया तो इतना आगे गया, और जब कंप्रेस किया तो इतना पीछे गया, वो पोजीशन में X।
समझ में आ गया? ये मैंने सब ग्राफ समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, कैसे आया क्या है, ठीक है। देखिए यानी कि अगर मैं x की बात करती हूं तो x इक्वल टू या तो r माइनस आर ही है, या फिर ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, x क्या है, डायरेक्टली यहां पुट कर देती हूँ माइनस के, x क्या है r माइनस आर ई, और हम क्या लिख सकते हैं आर ई माइनस आर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं केवल एक ही लिख रही हूँ, एक ही पोजीशन लिख रही हूँ, आर माइनस आर ई। आप आर ई माइनस आर भी इसको लिख सकते हैं, दोनों पोजीशन बनती है और करके लगा सकते हैं। अगर मैंने वहां पर v भी बताया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है माइनस हाफ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस हाफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, माइनस हाफ बल इनटू विस्थापन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेस माइनस हाफ, फोर्स कितना है kx माइनस kx, फोर्स कितना है माइनस kx, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x, डिस्प्लेस विस्थापन तो x ही होगा, है ना, x। तो v कितना हो गया मेरा, प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी फोर्स तो इतना आया माइनस के एक्स, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं v इक्वल टू हाफ के r माइनस आर ई, या आर ई माइनस आर का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक इतना समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा स्प्रिंग है या जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ए बॉन्ड बी, ये जो स्प्रिंग है ये कितना ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, मतलब ये जो मेरा ऑसिलेटर है जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा। एक सेकंड में 60 टाइम्स कर रहा है, या एक सेकंड में 100 टाइम्स कर रहा है, कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। कि ऑसिलेटर ये जो भी चीज है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, वो क्या कहलाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी। तो अब मुझे निकालना है कि ये मेरा ऑसिलेटर कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, या इसकी वाइब्रेशनल मोशन निकालनी है एक सेकंड में, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी, आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है, वहां से क्वांटम केमिस्ट्री से डायरेक्ट हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला न्यू। और सुनो एक चीज सुनो, कई बुक्स में ओमेगा भी लिखा हुआ होता है इसको, जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं तो कई बुक्स में ओमेगा ऑसिलेशन भी लिखा रहता है, न्यू ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेटर, ठीक है। ओमेगा भी लिखा होता है, न्यू भी लिखा होता है, दोनों चीज याद रखना कि ओमेगा का मतलब क्या है, न्यू ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर न्यू बार या ओमेगा ऑसिलेशन, सॉरी न्यू ऑसिलेशन और या ओमेगा ऑसिलेशन। ये हमारा कितना होता है 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में यहां तक समझाया था कि फोर्स कांस्टेंट म्यू मैंने समझा दिया था, वहां पे रिड्यूस्ड मास है, ठीक है। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, के फोर्स कांस्टेंट है, क्लियर। और ये हमारा निकल के आई थी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। यहां तक ये हर्ट्ज हो गया, के फोर्स कांस्टेंट म्यू रिड्यूस्ड मास, कैसे निकालते हैं उसको, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, लेकिन आपको पता है जब भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं हमेशा वेव नंबर में बात करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी की बात ना करके वेव नंबर की बात करते हैं। तो जब इसका वेव नंबर निकालेंगे मतलब न्यू बार, ऑसिलेशन भी लिख सकते हो, या ओमेगा बार, ओमेगा के ऊपर बार लगा दो। दोनों तरह के बुक्स में दे रहे हो, जो भी बुक्स में दिया हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो जिस हिसाब से वहां उसको वैसे ही सॉल्व करना। ओमेगा बार भी बोलते हैं, न्यू बार भी बोलते हैं। तो 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। सेंटीमीटर इनवर्स में जब हमको हर्ट्ज को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो सी से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं देख लीजिए, अगर नहीं आता तो देखो सी क्या होता है, सी इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा होती है। थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको, सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, ठीक है। और आपको पता है 1/न्यू बार क्या होता है, न्यू बार जो हमें निकालना है, न्यू बार, ठीक है। न्यू बार यानी कि वेव नंबर कितना होता है, वेव लेंथ का क्या रेसिप्रोकल 1/लैम्डा। ये फॉर्मूला सबको पता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा। तो न्यू बार निकालनी है तो लैम्डा को ऑपोजिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, 1/लैम्डा
पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा न्यू अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन न्यू, अपन को करना है 1 अपॉन लैम्डा, तो इसका उल्टा कर दो न्यू अपॉन सी, यानी कि न्यू बार जब करोगे तो फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड करोगे, तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी 1/2 पाई रूट के अपॉन न्यू, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैंने सी से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ गया न्यू बार या ओमेगा बार सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। यहां तक बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये जो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी, किस एनर्जी से ये वाइब्रेट करेगा, यानी कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर या वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल लेवल, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल लेवल, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि हमको जो ऑसिलेटर जो है ऑसिलेट कर रहा है, उस ऑसिलेटर की एनर्जी को हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, एक चीज बता दो आपको, जितने भी लेवल्स हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जैसे मान लीजिए कि V इक्वल्स टू 0, ठीक है, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2, जैसे हम करते हैं ना एनर्जी लेवल E0, E1, E2, ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को भी हम लोग V इक्वल्स टू 0, V1, V2 ऐसे मैंने शो किया। अब देखिए, ये सारे वाइब्रेशनल लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इन एनर्जी, हालांकि मैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझा चुकी हूँ इस बात को, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे इनकी एनर्जी, इसकी V इक्वल्स टू 0 से V इक्वल्स टू 1, इसकी एनर्जी की गैप कितना है, इतना है, मानो 10 है तो 10 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल है उसको मैंने एनर्जी दे दी 5, लेट्स सपोज 5 किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल जो भी है, इसको एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसका अपर एनर्जी लेवल यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, 5 दे दी तो मतलब इसका आधा हो गया, इसका V इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा, नहीं, इसको इतनी ही एनर्जी मिलेगी 10 के बराबर, ठीक है, 10 के बराबर इसको एनर्जी मिलेगी, तभी अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। और 10 जब ये एनर्जी लेवल एमिट करेगा, एनर्जी 10 एनर्जी को जब ये एमिट करेगा तो ही लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। ऐसा नहीं कि 5 इसने एमिट कर दिया और यहाँ पहुंच गया और ये एनर्जी लेवल हो गया, नहीं, ये एनर्जी लेवल फिक्स होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, इन लेवल्स की एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इसलिए क्वांटम केमिस्ट्री में हमेशा फिक्स वैल्यू की बात करते हैं। तो क्वांटम इतनी एनर्जी को जब ये गेन करेगा मॉलिक्यूल, तभी अपर एनर्जी पर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, तो इनकी एनर्जी, इन क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी, EV इक्वल्स टू V प्लस हाफ, ये भी क्वांटम केमिस्ट्री से ही निकल के आया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, V प्लस हाफ h न्यू, V प्लस हाफ h न्यू जूल, जूल के अंदर एनर्जी किसमें, जूल के अंदर, क्लियर। अब सुनिए, V क्या है, यहाँ पर V है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्यों बोला, क्योंकि क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से ही, क्वांटम केमिस्ट्री हमारी कहती है कि किसी भी चीज, मतलब वो हमेशा फिक्स वैल्यू की बात करती है, ठीक है। तो हमारे जो एनर्जी लेवल है क्वांटाइज्ड है, फिक्स इनकी वैल्यू है, तो इसलिए इनको बोला वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, V इक्वल्स टू 0, 1, 2, इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है, 3, 4, 5, 2.2, 2.3, 2.8, 3.8, ये सब नहीं होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और डैश डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो V यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आपको पता है कि जूल की बात आ गई, लेकिन हम हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाँ, न्यू को सुनो, एक चीज और, न्यू को मैं ओमेगा भी बोल सकती हूँ। यहाँ पर जब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे, तो मैं न्यू को ओमेगा भी बोल सकती हूँ, क्योंकि कई बुक्स में एच ओमेगा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम ये दोनों है ना। अब देखिए, आपको पता है कि जूल की बात में करके सेंटीमीटर इनवर्स में हम वैल्यू लेकर आएंगे, तो सेंटीमीटर में इनवर्स में कब आएगी, जब सेंटीमीटर इनवर्स में आप लेकर आओगे एनर्जी को, तो हम लोग E को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन लिख देते हैं, एप्सिलॉन बी, ये एप्सिलॉन बी, ये E है, ये एप्सिलॉन है। इसका मतलब समझ जाना, एप्सिलॉन बी लिखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर इनवर्स में बात हो रही है, और E लिखा है, इसका मतलब किसमें बात हो रही है, जूल में बात हो रही है। तो एप्सिलॉन बी लिख दिया, इसका मतलब बात किसमें हो रही है, सेंटीमीटर इनवर्स में हो रही है। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, अगर मैं E को डिवाइड कर दूं XC से, E डिवाइडेड बाय SC, जब E को मैं डिवाइड करती हूँ, ये EV को जब मैं डिवाइड करती हूँ XC से, तो हमारा एप्सिलॉन बी यानी सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू निकल के आती है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए
क्या हो जाएगा एच सी अपॉन ई, लैम्डा निकाला तो एच सी अपॉन ई आ गया। अगर मैं ये सेंटीमीटर में बात है, अगर मैं 1 by लैम्डा करूं तो ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ई अपॉन एच सी, यानी कि 1 by लैम्डा मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, 1 by लैम्डा का मतलब क्या सेंटीमीटर इनवर्स में बात हो रही है। तो कब आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, जब एनर्जी को एच सी से डिवाइड करोगे। तो एनर्जी को जब मैंने एच सी से डिवाइड किया तो मेरा आ गया सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, अब देखिए एप्सिलॉन v इक्वल्स टू, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है v प्लस हाफ एच न्यू या ओमेगा भी लिख सकती हूँ, एच न्यू या एच ओमेगा, क्लियर। और ये v प्लस हाफ एच न्यू, और इसको मैं डिवाइड करती हूँ एच सी से, किससे डिवाइड करती हूँ एच सी से, ई वी डिवाइडेड बाय एच सी, एच सी से क्यों डिवाइड किया मैंने यहाँ समझा दिया। ओके, ई वी इक्वल्स टू एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बना v प्लस हाफ ओमेगा, ओमेगा लिख रही हूं मैं, ओमेगा अपॉन सी, या मैं ये भी लिख सकती थी v प्लस हाफ न्यू अपॉन सी, या ओमेगा ऑसिलेशन भी लिखा सकता है। उसका मतलब समझ जाना कि ऑसिलेटर की बात हो रही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगी, है ना। तो v प्लस हाफ न्यू अपॉन सी भी आ सकता है, और v प्लस हाफ ओमेगा अपॉन ओमेगा ऑसिलेशन अपॉन सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस कुछ नहीं किया मैंने, एच को एच से कैंसिल किया और एज इट इज उसको लिख दिया। ओमेगा और न्यू को मैंने अलग अलग लिख दिया कि अगर ओमेगा हुआ बुक्स में तो इस तरह से, और न्यू होगा तो इस तरह से। ये भी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की, और ये भी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। अब देखिए ये मैंने एप्सिलॉन v लिखा है, इसका मतलब बात किस में हो रही है, सेंटीमीटर इनवर्स में हो रही है ना, एप्सिलॉन। अब देखिए ई वी इक्वल्स टू ओमेगा ऑसिलेशन अपॉन सी क्या होता है, देखो यहां से देखो ओमेगा ऑसिलेशन अपॉन सी, या मैं कह सकती हूँ न्यू अपॉन सी, एक ही बात है। जब न्यू अपॉन सी किया तो देखो यहां पर देखो मैंने पहले समझाया था ना, न्यू अपॉन सी का मतलब क्या है न्यू बार, ठीक है, न्यू अपॉन सी का मतलब क्या है न्यू बार, या न्यू को अगर ओमेगा लिखती हूँ तो ओमेगा बार इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन सी। यहां तक समझ में आ गया, यानी कि जो न्यू अपॉन सी है, न्यू अपॉन सी या ओमेगा अपॉन सी, ये को मैं क्या लिख रही हूँ ओमेगा, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो ओमेगा बार या न्यू बार। तो ई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v प्लस हाफ, अगर मैं ओमेगा की बात करूंगी तो ये ओमेगा बार हो जाएगा, ऑसिलेशन में नहीं भी लिख सकती हूँ, उसको लिख भी सकती हूँ, दोनों ही चीजें। अगर मैं न्यू की बात करती हूँ तो v प्लस हाफ न्यू बार, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ये वैल्यू आई है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। न्यू बार न्यू अपॉन सी था, इसलिए बस मैंने न्यू अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमारा क्या है, एनर्जी है किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की, ठीक है, कि वो किस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है, वो एनर्जी किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर v इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि 0 ये एनर्जी लेवल है, v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 3, ये एनर्जी लेवल है। अगर एनर्जी लेवल इस एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल होगा, v इक्वल्स टू 0 वाले एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल होगा, तो उस टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी, ये कैलकुलेट करेंगे हम। अगर v इक्वल्स टू 1 यानी कि इस लेवल पे अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। इस लेवल पे अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इस लेवल पे अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर v इक्वल्स टू 0 पर मॉलिक्यूल होगा यहां पर, तो एनर्जी क्या होगी, देखिए EV क्या होगी, v प्लस हाफ, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू v प्लस हाफ, v की वैल्यू तो क्या है हमारी 0 है, तो 0 लिख दिया, 0 प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, और न्यू बार भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या निकल के आया मैंने यहाँ से, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहां तक क्लियर हो गई बात। अगर v इक्वल्स टू 1 है, यानी इस लेवल पे है, तो एनर्जी क्या होगी उसकी, v की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2, कितना आ गया 3/2, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। देखिए ये तो मैंने सेंटीमीटर इनवर्स की बात करी है, ठीक है। अगर मान लीजिए जूल की बात कर लेते हैं, एक बार जूल की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक में बात कर लेते हैं, बाकी में तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जूल में क्या होता है, v प्लस हाफ, अभी जूल का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, E इक्वल्स टू क्या है बताया था ना, E इक्वल्स टू v प्लस हाफ h न्यू, जूल में लिखाया था मैंने, लिखवाया था ना, ये तो
सेंटीमीटर इनवर्स की बात है, पहले जूल में लिखवाया था, उसको मैंने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर इनवर्स में लेकर के आई थी। तो क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या हो गया, V की वैल्यू 0, V की वैल्यू 0, तो 0 प्लस हाफ एच न्यू यानी कि हाफ एच न्यू जूल के अंदर। तो जूल के अंदर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, हाफ एच न्यू जूल के अंदर, ये जूल के अंदर है, और बाकी ये हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है। ठीक है, तो इसको तो मैं हटाई देती हूँ क्योंकि मुझे सेंटीमीटर इनवर्स की बात करनी है, बाकी मैंने एक बार जूल लिख दिया है। अब अगर मान लीजिए V इक्वल्स टू 2, इस लेवल पे अगर मेरा मॉलिक्यूल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, V 3 रख दो यहाँ पर, 3 प्लस 1/2 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। क्लियर। और अगर मैं बात करती हूँ V इक्वल्स टू 3 एनर्जी लेवल की, तो यहाँ पर 3 रख दो और आएगा 7/2, रख के देख लो, 3 प्लस 1/2 तो 2, ठीक है, 6 प्लस 1 यानी कि 7/2। आई बात समझ में, रख के देख लेना, घर आराम से रख के देख लेना। ओके, 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। ये वैल्यूज निकल के आगे मिली कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, मॉलिक्यूल यहाँ है तो उसकी एनर्जी इतनी, यहाँ है तो एनर्जी इतनी, और यहाँ है तो एनर्जी इतनी। ठीक है, अगर मैं डेल्टा ई की बात करती हूँ, यहां पर डेल्टा ई की बात करती हूँ मैं, डेल्टा ई का मतलब क्या है, V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2। डेल्टा ई का मतलब क्या है, दोनों की एनर्जी क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल कहां जा रहा है। डेल्टा ई की अगर बात करूं तो डेल्टा ई का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, तो डेल्टा ई कौन से वाइब्रेशनल लेवल से जा रहा है, 0 से जा रहा है, कहां पर, 1 पे। तो मैं ये भी देख सकती हूं एनर्जी लेवल वो जब एनर्जी उसकी जब V 0 से कहां जा रहा है, V 1 में जा रहा है। ठीक है, ये या तो ये भी लिखा हो सकता है डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप, लेकिन किस किस के बीच में एनर्जी गैप, तो एनर्जी बिटवीन V इक्वल्स टू 0 टू V इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या होगी एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी गैप, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कितनी है, V इक्वल्स टू 1 की एनर्जी कितनी है, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, माइनस और V0 की एनर्जी कितनी है, 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। क्या निकल के आया, यहां से मेरा 2/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, जब इसको घटाएंगे तो 2/2 यानी कि A 1 आ गया, यानी कि 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। इनकी एनर्जी मतलब कितनी है, 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन। 1 को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एनर्जी B इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2 और B इक्वल्स टू 3, तो कितना एनर्जी गैप आया, ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं एनर्जी देख रही हूं जब मेरा मॉलिक्यूल B इक्वल्स टू 1 से B इक्वल्स टू 2 पर जा रहा है, तो एनर्जी या तो मैं डेल्टा E लिख दूं, या फिर एनर्जी V1 फ्रॉम V2। ठीक है, तो कितनी आएगी, इसमें से इसको घटा दो, V2 की एनर्जी कितनी है, V2 की एनर्जी 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। 5/2 में से V1 की घटा दो, 3/2 माइनस 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो आप यहां से जब माइनस करेंगे तो देखोगे कि 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन आता है, यानी कि 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी लेवल कितना, किसका देखेंगे, V2 से V3 का, तो E V2 टू V3। ठीक है, तो कितना आएगा, V3, इसमें से इसका घटा दो, V3 का कितना है, 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, माइनस V2 का कितना है, 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। जब आप चेक करोगे तो देखोगे यहाँ पर कि वही ओमेगा बार ऑसिलेशन आ रहा है, यानी कि इसके बीच का एनर्जी गैप भी कितना है, ओमेगा बार ऑसिलेशन। यानी कि ये जितने भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है या वाइब्रेशनल लेवल है वो सारे इक्वल स्पेस होते हैं, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है। देखिए ओमेगा बार सबके बीच में, जो आगे भी देखोगे आप जब आगे देखोगे करके सबका ओमेगा बार ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना है, ओमेगा बार।
यानी कि सारे जो वाइब्रेशनल लेवल हैं वो क्या है, इक्वी स्पेस्ड है। कैसे हैं, इक्वी स्पेस्ड, इक्वल स्पेस्ड वाले हैं, मतलब सब। लेकिन आप रोटेशनल जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करोगे तो वहां पे जो लेवल थे ये सारे इक्वी स्पेस्ड नहीं होते हैं। रोटेशनल में, वाइब्रेशन में सारे लेवल इक्वी स्पेस्ड होते हैं, जबकि रोटेशनल में इक्वी स्पेस्ड नहीं होते। अब देखिए हम एक ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ देखते हो तो बुक्स में आप लोग, ये ग्राफ मैंने पिछला जब मैंने आपको हुक्स लॉ बताया था तब समझाया था ये कैसे आया, एनर्जी इनकी हायर क्यों चली गई इनकी एनर्जी और यहाँ पे लोअर क्यों। वहां पे जाके देखना, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पर। ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आर है। V इक्वल्स टू 0 लेवल है ये, जब ये जो लेवल है ये टच कर रहा है जहां पे ग्राफ, ये 0 लेवल है, वाइब्रेशन लेवल 0, जहां पे एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, और वो कितनी है, हाफ ओमेगा। V इक्वल्स टू 0 जब वाइब्रेशनल लेवल है तो एनर्जी कितनी है, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, ठीक है। जब V इक्वल्स टू 1 लेवल है, V इक्वल्स टू 1 लेवल है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। जब V इक्वल्स टू 3 है, सारे इक्वल स्पेस रहेंगे, सबके बीच में स्पेस बराबर बनाना, इक्वल बनाना, ठीक है। V इक्वल्स टू जब 2 है तो मेरा कितना आया, 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। जब V इक्वल्स टू 3 लेवल है मेरा, यहां पे लिख देना सब इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड। और 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन आया मेरा जब मैंने V इक्वल्स टू 3 किया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इनके बीच में एनर्जी गैप भी लिख देते हैं हम। एनर्जी गैप कितना आया हमारा, हमेशा कितना आया था, ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसके बीच में एनर्जी गैप कितना आया, ओमेगा बार ऑसिलेशन, और इनके बीच में एनर्जी गैप कितना आया, ओमेगा बार ऑसिलेशन, एंड सो ऑन। सबके बीच में एनर्जी गैप कितना आएगा, ओमेगा बार ऑसिलेशन। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल का क्वांटाइज्ड होना क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए 0 पॉइंट एनर्जी आती है, एक वर्ड आता है 0 पॉइंट एनर्जी, उसको देखते हैं। जब वाइब्रेशन लेवल 0 है, V इक्वल्स टू 0, जब वाइब्रेशन लेवल 0 है उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। उस टाइम एनर्जी कितनी आई, जब वाइब्रेशन लेवल 0 है उस टाइम एनर्जी कितनी आई हमारी, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। ये एनर्जी क्या कहलाती है मेरी, 0 पॉइंट एनर्जी। और 0 पॉइंट एनर्जी को मैं E के नीचे 0 लगाकर भी शो कर सकती हूँ। आपसे पूछ रहे कोई 0 पॉइंट एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, E0 से। किससे करते हैं, तो यहाँ पे E0 लिख सकते हो, है ना, E1 लिख सकते हो। ये एनर्जी 1 V इक्वल्स टू 1 एनर्जी की, एनर्जी लेवल की वैल्यू, 2 एनर्जी लेवल की वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे 3 की वैल्यू लिख सकते हो, E1 E2 E3 E4 जो भी है, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, किसे कहेंगे, जब वाइब्रेशनल लेवल हमारा 0 है उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जब V वाइब्रेशनल लेवल 0 है, यानी कि हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तब भी वहां पर ऐसा नहीं है कि एनर्जी 0 हो गई, कुछ ना कुछ एनर्जी आई है। जब मैंने वाइब्रेशनल लेवल 0 लिया, यानी कि 0.0 केल्विन टेम्परेचर जब मैंने लिया, 0 जब टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, 0 है, तब भी देखो कुछ ना कुछ एनर्जी का मान है। यानी कि जो वाइब्रेशंस है वो हमेशा होते रहते हैं, चाहे 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पर भी हमेशा वाइब्रेशन क्या करेंगे, होते रहेंगे। कभी भी कम होंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस रुक जाएंगे। यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए इसको बोला है 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब 0 पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, 0 पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसको बोला 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब जो वाइब्रेशन जब रुकेंगे नहीं कभी भी, वाइब्रेशन जब 0 केल्विन टेम्परेचर कर दोगे तब भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन वहां पर होता रहेगा, इसलिए इसको बोला 0 पॉइंट एनर्जी। क्वांटम केमिस्ट्री भी हमारी यही कहती है कि वाइब्रेशंस हमेशा होते रहते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कभी 0 नहीं होगी। अगर वाइब्रेशन होना बंद हो जाएगी, A और B के बीच में वाइब्रेशन होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इसका मतलब एंट्रोपी 0 है, उसके अंदर अव्यवस्था 0 है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होगी, इसका मतलब वाइब्रेशन कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा। तो हमारी क्वांटम केमिस्ट्री जो कहती है वो हमें यहाँ से भी दिख गया। क्वांटम केमिस्ट्री कहती है कि वाइब्रेशंस कभी भी रुकते नहीं है, कम हो जाते हैं पर रुकते नहीं है। और यहाँ भी हमारा यही निकल के
बराबर 0 पर भी एनर्जी 0 नहीं आई, कुछ ना कुछ एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी है, और इतनी एनर्जी का मतलब क्या है